Good morning everyone. In the last class we have discussed about the federalism. तो कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिवली एक दूसरे के एरियाज में और अपने एरियाज में काम करते हैं. सो नाउ वी विल डील विद द उससे रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट हमारा सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस. सेंटर और स्टेट के आपस में लॉ मेकिंग कैसे रिलेशंस होंगे. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सिस्टम with respect to the territory and with respect to the subject matter. Article 245, Article 246. So basically ये power distribution of power between the union and the state government है कि with respect to the territory होता है जो कि हमारा article 245 है. with respect to the subject matter जो कि हमारी list होती है 7th schedule list and 7th schedule article 246. So first of all take out your article 245, that is inconsistency between article 245 is extent of laws made by parliament and by the legislatures of a state. Subclause 1, subject to the provisions of this constitution, parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India. पार्लियामेंट किसके लिए लॉज बना सकती है? फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. वेयर इज स्टेट लेजिस्लेचर where and the legislature of a state may make laws for the whole or any part of the state. State legislature केवल और केवल whole और any part of the state के लिए laws बना सकती है and parliament of India for the whole or any part of the country के लिए law बना सकती है. This is deal by article 245. Now read with article 245 subclause 2. No law made by the parliament shall be deemed to be invalid. Underline कीजिए invalid. No law made by the parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it have extraterritorial operation. ये आर्टिकल 245 subclause 2 ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा लॉ बना दिया है जो कि टेरिटोरियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर एनी फॉर द होल टेरिटरी और फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी. लेकिन अगर पार्लियामेंट ने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ भी बना दिया है तो दैट लॉ वुड नॉट बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ मेकिंग. सो दिस इज आर्टिकल 245. एंड अच्छा आर्टिकल 245 उसके बाद इसका केस लॉ होता है, दैट इज Synthetic and Chemicals Limited versus State of UP 1990. In this case, it was held by the Supreme Court that it is reasonable to say that Article 245 deals with the law of distribution of power of the state and union with respect to the territory, and Article 246 deal with the distribution of power with respect to the subject matter. इस केस में बस यही बोला गया, इन ब्रीफली इनको डिफाइन कर दिया गया इस केस में कि आर्टिकल 245 किस चीज को डिफाइन करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू टेरिटरी, एंड आर्टिकल 246 इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 245. अब हमारा एक डॉक्ट्राइन है, जब भी हम आर्टिकल 245 एंड 246 पढ़ेंगे तो एक डॉक्ट्राइन आती है, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन. और उसका अच्छा ये डॉक्ट्राइन क्या कहती है? वैसे जनरल रूल क्या होता है कि अगर कोई स्टेट आउटसाइड दी, जैसे ये स्टेट है तो ये एनी पार्ट ऑफ द स्टेट और द होल स्टेट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है. लेकिन अगर किसी स्टेट ने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ बना दिया, देन व्हाट विल बी हैपन? सो दिस वाज द यही क्वेश्चन डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस डील करेगी. सो जनरल रूल ये होता है कि अगर किसी स्टेट ने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ बनाया है, देन दैट वुड बी इनवैलिड, वो लॉ वॉइड होगा. लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस इज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल. डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस बोलता है कि अगर किसी स्टेट ने कोई ऐसा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ बनाया भी है तो वो मेयरली इस ग्राउंड पे इनवैलिड नहीं होगा कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है.
ओके, सो एक केस है कोचुनी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1960. Kochuni versus State of Madras 1960. In this case, Supreme Court observed that the state would not be void if it has extraterritorial operation. ठीक है, यही जो मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि वो लॉ केवल और केवल इसलिए वॉइड नहीं होगा कि उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है. ठीक है, तो यही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला. And so doctrine of territorial nexus is an exception to the general rule. So this ये क्या exception क्या allow करती है कि this exception allows कि state जो है वो extra territorial भी law बना सकता है. लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 कंडीशंस बोली हैं कि देयर शुड बी सेटिस्फैक्शन ऑफ 2 कंडीशंस. अब वो 2 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट कंडीशन इज there should be connection, there should be nexus, there should be connection between the effect, connection must be, पहली बात तो कनेक्शन होना चाहिए, और दूसरी बात कनेक्शन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी. Connection must be real and not illusionary. Second condition क्या बोली सुप्रीम कोर्ट ने? Second condition ये बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि there must be the liability sought to be imposed must be pertinent to that connection. जो भी liability होगी, liability sought to be imposed must be in connection. सबसे फर्स्ट चीज तो कनेक्शन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी, फर्स्ट कंडीशन. ठीक है. सेकंड इज लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी होगी स्टेट की वो कैसी, वो इज टू बी इम्पोज्ड मस्ट बी इन कनेक्शन. जो भी स्टेट उस लॉ में लायबिलिटी इम्पोज करेगा उसका भी एक कनेक्शन होना चाहिए. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है मतलब ये. ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट. So doctrine of territorial nexus is this. Now we will move towards the with respect to subject matter, that is article 246. is हमेशा article 246 is read with the 7th schedule और ये जो लिस्ट होती हैं इनके साथ. तो टेक आउट article 246. Subject matter of laws made by parliament and by the legislature of states. Notwithstanding anything in clause 2 and 3, Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in list 1 in the 7th schedule. और list 1 का नाम क्या है? In this constitution referred to as union list. तो सब क्लॉज 1 आपका आर्टिकल 246 सब क्लॉज 1 आपका यूनियन लिस्ट को डिनोट करता है. और यूनियन लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉज किसके पास है? पार्लियामेंट के पास. ठीक है. नाउ सब क्लॉज 2. Notwithstanding anything in clause 3, Parliament and subject to clause 1, the legislature of any state. इसको अंडरलाइन करो. Parliament and legislature of any state also have the power to make laws with respect to any of the matters enumerated in state third list. थर्ड को अंडरलाइन करो. In the 7th schedule in this constitution referred to as concurrent list. तो एक क्वेश्चन प्री में ऐसा भी आ जाता है कि सीक्वेंस बताओ पहले कौन सी लिस्ट है. सब क्लॉज 1 में यूनियन लिस्ट है, सब क्लॉज 2 में कॉन्करेंट लिस्ट है, सब क्लॉज 3 में स्टेट लिस्ट है. एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है. तो सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि जहां पे कॉन्करेंट लिस्ट है, जहां पे सब ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिसपे स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, तो उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकंड, उस कॉन्करेंट लिस्ट में किसके पास पावर है लॉ बनाने की? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास. ठीक है. और इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द
state government in the concurrent list on the subject matter mentioned in the concurrent list, then किसकी प्रिविलेंस होगी? जाहिर सी बात है किसकी? पार्लियामेंट की, ठीक है, पार्लियामेंट की। और जहाँ पे दोनों ने लॉ बनाए थे थर्ड शेड्यूल को लेके, थर्ड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द थर्ड लिस्ट दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट को लेके, उसके किसी सब्जेक्ट मैटर पे, एंड पार्लियामेंट की प्रिविलेसी होगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है दैट इज पीवी पायल, एमवी पायल, दैट इज एमवी पायल। ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं जिन्होंने क्या बोला कि कॉन्करेंट लिस्ट इज द ट्विलाइट जोन ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट को ट्विलाइट जोन बोला कि कॉन्करेंट लिस्ट ट्विलाइट जोन है क्योंकि इस पे बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी मतलब बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज, ठीक है, इसलिए इन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट को ट्विलाइट जोन बोला। नाउ subclause 3, subject to clauses subclause 1 and 2, the legislature of any state underline it, has exclusive power को underline करो, to make laws for such state or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in state list in list second in the 7th schedule। और उसको क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में? स्टेट लिस्ट। उन्होंने बोला कि स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स मेंशन्ड हैं, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लॉ मेकिंग किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास, ठीक है। अच्छा, अब ये लिखो कि यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं? तो पहले यूनियन लिस्ट में थे 97 सब्जेक्ट मैटर्स पहले ओरिजिनली, बट नाउ इट इज 100 सब्जेक्ट मैटर्स। ऐसे ही स्टेट लिस्ट में पहले थे 66 सब्जेक्ट मैटर्स बट अब 61 हैं, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में पहले थे 47 सब्जेक्ट मैटर्स, अब 51 है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, स्टेट लिस्ट में ये 100, पहले 97 थे अब 100, स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे अब 61, और कॉन्करेंट लिस्ट में पहले 47 थे अब 51, ठीक है। सो दिस इज आर्टिकल 246। अच्छा, अब ये बोलता है कि अगर इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, अगर यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, देन किसकी प्रेवलेंस होगी? तो उधर होगी यूनियन लिस्ट की प्रेवलेंस, ठीक है। अच्छा, अगर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो देन स्टेट लिस्ट की प्रेवलेंस, वो कॉन्करेंट लिस्ट की प्रेवलेंस होगी, ठीक है। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट, तो किसकी? जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वहीं की प्रेवलेंस होगी, तो यूनियन लिस्ट की प्रेवलेंस होगी। एंड इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, तो यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे है? कॉन्करेंट लिस्ट में, तो कॉन्करेंट लिस्ट की प्रेवलेंस होगी। सो नाउ वी विल डील विद दी अच्छा रेजिडरी पावर। अब कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि ना तो यहाँ पर है, कहाँ पे? ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना तो यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में। तो उन पावर्स के उन सब्जेक्ट मैटर्स पे कौन डिसाइड करेगा, कौन लॉ बनाएगा? तो वो हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 248, रेजिडरी पावर्स। रेजिडरी मतलब बची हुई, जो बची हुई सब्जेक्ट मैटर्स है उनके ऊपर कौन लॉ बनाएगा। तो दैट इज इन आर्टिकल 248, वो जो कि बोलता है रेजिडरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन। सो अच्छा, ये रेजिडरी पावर्स आया कहाँ से है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, जहाँ पे मैंने सारे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करे थे। वहां पे मैंने आपको बताया था दिस इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये जो 3 लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने कहाँ से लिया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और साथ में ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने रेजिडरी पावर्स ऑफ लॉ मेकिंग का कॉन्सेप्ट लिया है।
So read Article 248. Subject to Article 246A, Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matters not enumerated in the concurrent list or the state list. ना तो वो किसी भी लिस्ट में है, तो किसके पास एक्सक्लूसिव पावर है? पार्लियामेंट के पास, कि वो उस रेजिडरी सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना सकता है. Such power shall include the power of making any law imposing a tax not mentioned in either of those lists. टैक्स लगाना है, किसी भी चीज से रिलेटेड वो लॉ बना सकता है. कौन? पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर. अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल है, आप वहीं बैरक में लिख लो आर्टिकल 246A एग्जाम्पल. आर्टिकल 246A आपका जीएसटी से रिलेटेड है और ये किसी भी लिस्ट में नहीं था. तो किसके पास पावर है? तो ये रेजिडरी सब्जेक्ट बन गया. एंड किसके पास पावर है इस चीज इससे लॉ बनाने के लिए? तो वो आई आपकी किसके पास? पार्लियामेंट के पास. पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर आई कि वो इस चीज पे कोई से भी टैक्स पे लॉ बना सकता है जो कि किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है. ओके, सो इस चीज से रिलेटेड एक केस लॉ है, दैट इज हरि कृष्ण भार्गव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ. 97th एंट्री खोलिए यूनियन लिस्ट की. 97th एंट्री, 97th एंट्री यूनियन लिस्ट की 7th शेड्यूल में. इसमें लिखा है एनी अदर मैटर नॉट इनुमरेटेड इन लिस्ट सेकंड और लिस्ट थर्ड इंक्लूडिंग एनी टैक्स नॉट मेंशन्ड इन ईदर ऑफ दोज लिस्ट. वही मतलब है कि अगर किसी भी लिस्ट में नहीं लिखा है तो वो रेजिडरी सब्जेक्ट बन गया और उसके पास कोई सा भी ऐसा टैक्स, और उसके पास पावर किसके पास आई लॉ बनाने के लिए? तो पार्लियामेंट के पास. ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स थे, आर्टिकल 246A और 97th एंट्री ऑफ द यूनियन लिस्ट. सो अब एक केस है हरिकृष्ण भार्गव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया 1966. यूनियन ऑफ इंडिया 1966. हरिकृष्ण भार्गव वर्सेस, ये रेजिडरी का केस लॉस है, आर्टिकल 248 का. ठीक है, हरिकृष्ण भार्गव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1966. इस केस में कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन मेक लॉ by exercising article 248 provided there is no entry on the subject matter. इस केस में भी यही बोला गया कि जहां पर कोई भी एंट्री में वो सब्जेक्ट मैटर मेंशन नहीं होगा, चाहे ना तो कोई वो सब्जेक्ट मैटर यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कॉन्ग्रेंट लिस्ट में है, तो एक्सक्लूसिव पावर किसके पास आ जाती है? पार्लियामेंट के पास, कि वो उस मैटर पे लॉ बना सकता है. ये किस केस में बोला गया? हरिकृष्ण भार्गव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1966. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्प्यूट्स बिटवीन द लिस्ट. जो भी अभी हमने आर्टिकल 246 में लिस्ट पढ़ी है, अगर उन लिस्ट में डिस्प्यूट्स होते हैं तो क्या होगा? सो प्रीडोमिनेंस ऑफ यूनियन लिस्ट, इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं सबसे पहले. तो इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट, देन obviously union list will prevail. If there is conflict between the union list and the concurrent list, then also union list will prevail. And if there is a conflict between the between the state list and the concurrent list, क्योंकि concurrent list में central government आ जाती है, तो then concurrent list will prevail. So now doctrine of harmonious construction. अच्छा, what this word construction means? Construction means going beyond the words. अगर लिस्ट में सब्जेक्ट मैटर्स में कंफ्लिक्ट आ रहा है तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, एक इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल है जो कि हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है. डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सब्जेक्ट मैटर्स को इक्वली वो बैलेंस कर पाए. मतलब the main objective of doctrine of harmonious construction is that to harmonize between the two subject matters so that both can be given truly effect to.
दोनों को इक्वली ट्रूली इफेक्ट मिल जाए, इसलिए वो उसको हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट कर लेती है, ठीक है। सो नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस, अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल आपने नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस एक्ट, एक तो ये होता है, और एक होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी टू दिस एक्ट। तो ये दो नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज होते हैं, जो कि आपने किसी आर्टिकल में स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं वो यही होते हैं ऑब्वियस ऑलमोस्ट। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस एक्ट का मतलब है कि इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग विच इज रिटर्न इन दिस एक्ट, यही प्रिवेल होगा। मतलब इस एक्ट में आगे के प्रोविजंस में कुछ भी लिखा हो, लेकिन यही आर्टिकल प्रिवेल करेगा। ये होता है पहला नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज, जो कि होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस एक्ट। नाउ सेकंड होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी टू दिस एक्ट। इसका मतलब होता है कि इसके उल्टा कुछ भी लिखा हो, इससे उल्टा कुछ भी लिखा हो, कहीं पर भी लिखा हो, लेकिन यही प्रोविजन प्रिवेल करेगा, ठीक है। सो ये दो नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज जो होते हैं, ये भी तो हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो अब अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स और रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द डिस्प्यूट बिटवीन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जहां पे डिस्प्यूट होगा पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर में, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। कैसे करेगा? सो अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 131 of the Indian Constitution deals with the original jurisdiction of the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट कैसे अब करेगा डिस्प्यूट रिजॉल्व को, किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे करेगा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 में? तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को वहां पे मतलब कि लगाएगा। कैसे लगाएगा कि जैसे स्टेट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, लेट्स से फॉर एग्जांपल एंट्री नंबर 77 एंड 78 सेवेंथ शेड्यूल का लिस्ट 1 वो निकालो। लिस्ट 1 में 77 एंड 78, 77 है कॉन्स्टिट्यूशन, organization, jurisdiction and powers of the Supreme Court, including contempt of such court and the fees taken therein, persons entitled to practice before the Supreme Court. 78 क्या है? वही है, वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है, persons entitled to practice before the high court. अब लिस्ट थर्ड की एंट्री 26 निकालो। एंट्री 26 जो कि है लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशंस। तो मतलब लीगल भी आ गया ना, तो जो लीगल प्रोफेशन है वो यूनियन लिस्ट में भी है और स्टेट लिस्ट में भी है। अब दोनों में डिस्प्यूट अराइज हो गया बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटर रिगार्डिंग लॉ मेकिंग। तो नाउ सुप्रीम कोर्ट विल कम फॉरवर्ड अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इन दोनों के बीच का डिस्प्यूट सेटल करेगा। वो ये लीगल डिस्प्यूट है ना between the parliament and the state legislature, then supreme court will come under article 131 and इनका डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा। और जिस प्रिंसिपल को वो अप्लाई करेगा उसका नाम वही क्या कही जाती है, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कि उसने दोनों क्लॉजेस को जो कि लिस्ट नंबर 77 एंड 76, 77 एंड 78 सॉरी, और लिस्ट थर्ड की यूनियन थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट थर्ड की एंट्री नंबर 26, दोनों को ऐसे इंटरप्रेट किया कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का रोल है यहाँ पे। अच्छा, सेकेंडली डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन प्रोविजंस ऑफ अ लीगल टेक्स्ट। अब कोई लीगल टेक्स्ट है, उसके प्रोविजंस हैं, उन दोनों में ही कॉन्ट्रेरी डिफरेंसेस आ गए हैं, देन फिर क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ही इस चीज को भी हैंडल करेगा। कैसे? एक मिस्टीफ रूल होता है, आपने अपने कॉलेज ईयर में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें आपने गोल्डन रूल, मिस्टीफ रूल ये सब पढ़े होंगे। सो मिस्टीफ रूल, सुप्रीम कोर्ट मिस्टीफ रूल अप्लाई करेगा और दोनों टेक्स्ट को ऐसे बैलेंस कर देगा कि दोनों की वैल्यू भी रह जाए, ठीक है, दोनों आपस में कॉन्ट्रेरी ना हो,
तो कौन सा रूल अप्लाई करके? मिस्चिफ रूल। तो ये वाला कन्फ्लिक्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व कर दिया। ओके, so now there is a case of Om Mahindra versus Bar Council of India 1968। इस केस में क्या हुआ? ये यही केस था, एंट्री नंबर 77 एंड 78 और एंट्री नंबर 26 से रिलेटेड। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जो कोई भी एंट्री नंबर 77 और 78 में लॉ बनाएगा, ठीक है, यूनियन लिस्ट की, वो बनाएगा पार्लियामेंट, और एंट्री नंबर 26 जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में बनाएगा, वो भी बनाएगा यूनियन। और अगर इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया तो यूनियन विल प्रिवेल। ये किसने बोला था? ओम महिंद्रू वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1960। इस केस को आप शॉर्ट लाइन में लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द यूनियन पार्लियामेंट विल मेक लॉ with respect to persons practicing before the Supreme Court and the High Court, and the state legislature will make law for other practitioners practicing at the district court। इसका मतलब इस केस में यही बोला गया था कि पार्लियामेंट किसके लिए बनाएगा लॉ? पार्लियामेंट विल मेक लॉ फॉर द प्रैक्टिशनर्स which are practicing before the Supreme Court and the High Court, and state legislature, अब स्टेट लेजिस्लेचर किसके लिए बनाएगा? तो स्टेट लेजिस्लेचर विल मेक द लॉ फॉर द प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिसिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए कौन बनाएगा लॉ? पार्लियामेंट विल मेक द लॉ। ओके, सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स द दिस केस दैट इज कैलकाटा गैस लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बस यही बोला कि जब हम एंट्रीज को पढ़ेंगे तो हमें उन एंट्रीज को ओपन माइंडली पढ़ना है, मतलब थोड़ा वाइडली इंटरप्रेट करके पढ़ना है, तभी हम उसको इजीली हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तभी एंट्रीज में कंफ्लिक्ट नहीं होंगे, हम उन्हें हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। एंड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एच.एस. ढिल्लन केस 1972, इस केस में ये बोला कि बाय चांस इफ दोनों एंट्रीज में या दोनों टेक्स्ट में, ठीक है, हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हैं हार्मोनियसली, एक को सही कर रहे हैं तो दूसरा गलत हो रहा है, दूसरा को सही कर रहे हैं पहला गलत हो रहा है, देन फिर क्या होगा? तो ओवरराइडिंग पावर किसके पास जाएगी? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट विच कैन नॉट बी हार्मोनियसली कंस्ट्रक्टेड, so then overriding power will given to the parliament. So this was all about the doctrine of harmonious construction. Now we will move secondly to the doctrine of pith and substance. So now we will discuss about the doctrine of pith and substance. So doctrine of, what does this pith means? Pith means the true object or essence of subject matter, ठीक है। सब्सटेंस मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, वो होता है सब्सटेंस। और पिथ क्या होता है कि ट्रू ऑब्जेक्ट और एसेंस क्या है उस सब्जेक्ट मैटर का। अच्छा, द डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस इज द ओरिजिन ऑफ कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ये डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस कहां से अडॉप्ट की है? फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट नाउ इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्प्रूडेंस। मतलब नाउ इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। तो सबसे पहली बार Privy Council adopted and established this doctrine of pith and substance in the case of Praful Kumar Mukherjee versus Bank of Khulana 1947। किसने किया इस केस में? प्रिवी काउंसिल ने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको, इस डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को सबसे पहली बार अप्लाई कब किया? कौन से केस में किया? स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहां पे किया है? स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। और प्रिवी काउंसिल ने कहां पे अडॉप्ट एंड एस्टैब्लिश किया इस डॉक्ट्राइन को? प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ खुलाना 1947। ठीक है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो नाउ, अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस कहता क्या है कि इफ लॉ इज मेड ऑन दी वन एंट्री in one hand and touches the another entry on the second hand, then फिर क्या होगा? मतलब कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि एक एंट्री को टच करता है, ठीक है, एक एंट्री का सब्जेक्ट मैटर है, प्लस वो दूसरी लिस्ट की किसी भी एंट्री को भी टच करता है, तो फिर
then the doctrine of pith and substance provides us a solution. So the court in such cases वो क्या देखेगा कोर्ट? सब्सटेंस मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग. कोर्ट देखेगा कि जो ऐसा लॉ है जो कि एक लिस्ट में भी है और दूसरी लिस्ट को भी टच करता है, तो उसका सब्सटेंस क्या है, उस लॉ का सब्सटेंस क्या है. अगर वो सब्सटेंस यूनियन लिस्ट में आ जाता है, अगर वो सब्सटेंस यूनियन लिस्ट में आ गया और स्टेट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर मतलब एनक्रोचमेंट किया हुआ है. एनक्रोचमेंट मतलब कि वैसे वो यूनियन लिस्ट का है, सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उस लॉ के ऊपर एनक्रोचमेंट कर रखा है, एक्स्ट्रा टेरिटोरी एक्स्ट्रा समथिंग कर रखा है. देन इन सच अ केस जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एनक्रोचमेंट कर रखा है वो क्या कहलाया जाएगा? वो इनवैलिड नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि वो अल्ट्रा वायर्स कहलाया जाएगा. ठीक है, अल्ट्रा वायर्स, इंट्रा वायर्स, ये सब आपने पढ़ा होगा. तो कोई भी ऐसा लॉ जिसके ऊपर यूनियन लिस्ट का सब्सटेंस था और वो सब्सटेंस किसने डिसाइड किया? जुडिशरी ने. और अगर स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर एनक्रोचमेंट करता है, देन वो लॉ इनवैलिड नहीं बल्कि अल्ट्रा वायर्स कहलाया जाएगा. ओके, सो एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला 1959 का. इन दिस केस स्टेट लेजिस्लेचर ने एक ऐसी वो कर रखी थी, स्टेट लेजिस्लेचर ने एक लॉ पास किया, उसमें कहा कि साउंड एम्पलीफायर्स को मतलब उसने रेस्ट्रिक्ट किया. स्टेट लेजिस्लेचर ने एक एक्ट बनाया जिसमें साउंड एम्पलीफायर्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया. नाउ जो साउंड एम्पलीफायर्स को तो रेस्पोंडेंट जो था he went to the court. तो उसमें ये बोला, स्टेट गवर्नमेंट ने ये कंटेंशन लिया बिफोर द कोर्ट कि साउंड एम्पलीफायर कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ पब्लिक एंड हेल्थ सैनिटेशन. मतलब एंट्री स्टेट लिस्ट में एंट्री है पब्लिक एंड हेल्थ सैनिटेशन, तो साउंड एम्पलीफायर्स का रेस्ट्रिक्शन हमने उस एंट्री के अंदर किया है. कोर्ट ने देखा कि सब्सटेंस क्या है, तो कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंची कि यस, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ रिगार्डिंग द पब्लिक एंड हेल्थ सैनिटेशन, और साउंड एम्पलीफायर का रिस्ट्रिक्ट होना वो पार्ट है पब्लिक एंड हेल्थ सैनिटेशन में, तो ये एक्ट वैलिड रहा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स है, लेकिन we have this is now part and parcel of the Indian Constitution. So now the next doctrine is, अगर ये हम सब क्या पढ़ रहे हैं? dispute between the list पढ़ रहे हैं हम. ठीक है, so अगर फिर next doctrine is doctrine of colorable legislation. ठीक है, colorable मतलब हमेशा ऐसा समझना कि colorable मतलब कि जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते. ठीक है, सो व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली एज वेल. इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट फ्लॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स टू प्रोवाइड अ रीजन टू योर हिडन एजेंडाज. ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस को एनक्रोच नहीं कर सकते अपने किसी हिडन एजेंडा को प्रमोट करने के लिए. इससे रिलेटेड दो केस लॉज हैं. फर्स्ट इज डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987. इस केस में कहा गया, ये इंपॉर्टेंट केस है, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इन दिस केस इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट प्रोमल्गेशन एंड रीप्रोमल्गेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस इज अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, बहुत बार आ जाता है ये प्रीलिम्स में कि promulgation and repromulgation of ordinances is fraud on constitution is held in which case, and answer will be the DC Vadva versus State of Bihar 1987. अच्छा, ये promulgation and repromulgation of ordinances का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल नंबर 123 and 213 ये आपने पढ़े होंगे. ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. ठीक है, जब भी स्टेट लेजिस्लेचर वाज नॉट इन सेशन, स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, तो गवर्नर के पास पावर आ जाती है कि अगर उसे लगता है कि अब लॉ बनाना एक
इंपॉर्टेंट है, तो वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ बना सकता है अंडर आर्टिकल 213 और स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है तब, ठीक है। तो नाउ लेकिन जब जैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में आती है तो विद इन 6 वीक्स उसको इस ऑर्डिनेंस को रेटिफाई करना होता है। तो गवर्नर इस रेटिफिकेशन से बचने के लिए क्या करते हैं कि वो रीप्रमलगेट कर देते हैं ऑर्डिनेंसेस को, टू बाईपास दिस 6 वीक्स प्रोसीजर, टू बाईपास दिस रेटिफिकेशन प्रोसीजर, उसको रीप्रमलगेट कर देते हैं ऑर्डिनेंस को, ठीक है। सो दिस वाज हेल्ड दैट promulgation and repromulgation of ordinances is fraud on constitution. Now the case is State of Bihar versus Kameshwar Singh 1952. This is the only case in which the law was declared it is the only case in which doctrine of colorable legislation के ground पे किसी law को invalid बोल दिया गया, ठीक है। So this was all about the center state legislative relations. So कल की क्लास में we will discuss about the amendments, और ये फेडरलिज्म आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। फेडरलिज्म में स्टेट सेंटर रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।